अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, आप सभी का इस्तकबाल है जस्ट फॉर किड्स में। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितना एक इंसान के अंदर तकब्बुर पाया जाता है उतनी ही ज़्यादा उसकी अक्ल कम होती जाती है। तो आज इसी हदीस पर हम स्टोरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम मुलाकात करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद बच्चों के साथ। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। किड्स, आप सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए कि आपका नाम क्या है, और फिर आप हमें बताइए कि आपकी हॉबी क्या है, यानी आपको क्या करना अच्छा लगता है आपके फ्री टाइम में। ओके, चलिए गर्ल्स आपसे स्टार्ट करते हैं। मर्जिया फातिमा। जी मर्जिया फातिमा, क्या हॉबी है आपकी, क्या करना पसंद है आपको? ड्राइंग। ड्राइंग करती हैं, यानी ये आपकी हॉबी हुई। जी उनको माइक दीजिए। सैयद हुदा फातिमा। जी हुदा, क्या आपकी हॉबी है? कुकिंग। कुकिंग, आप क्या कुक करती हैं, क्या बनाती हैं बताइए? क्या फेवरेट रेसिपी आपकी, क्या बनाया आपने बताइए? पैनकेक्स बनाती हैं आप? पैनकेक्स बनाती हैं, वेरी गुड, अच्छी हॉबी है, वेरी नाइस। जी उनको माइक दीजिए। अलीसा सैयद। अलीज़ा सैयद, क्या हॉबी है आपकी, क्या करती हैं आप फ्री टाइम में? खेलते। खेलते हैं, वेरी गुड, अच्छा है। कभी कभी कुछ नहीं करना भी एक हॉबी होती है, राइट? लेजर टाइम में ज़रूरी थोड़ी हर वक्त कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहे, कभी कभी लेजर भी इंजॉय कर सकते हैं, राइट? जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? कियान। जी कियान, पूरा नाम बताइए। कियान अली। कियान अली। जी कियान बताइए, आपकी क्या हॉबी है? खेलते और स्टिकर। क्या चीज़? खेलते। खेलते हैं, ओके जी। मेरा नाम रजाली मिर्ज़ा, मेरी हॉबी स्केचिंग। स्केचिंग, वेरी गुड, चलो अच्छा है, बहुत अच्छी क्रिएटिव हॉबीज़ है आप लोगों की। तो अभी जब हमने ये एपिसोड शुरू किया था ना किड्स, हमने बात की थी तकब्बुर के बारे में। अब ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, आपको लगेगा तकब्बुर ये क्या होता है, तो इसको शॉर्ट में आपको इजीली समझाते हैं। तकब्बुर यानी ईगो, अना, घमंड। यानी जब हम घमंड करते हैं ना तो क्या होता है, हमारे अंदर एरोगेंस आ जाता है। जब हमारे अंदर एरोगेंस आ जाता है तो हमारी जो अक्ल है ना ये कम हो जाती है। यानी इससे क्या पता चलता है हमें कि एक समझदार इंसान की निशानी नहीं होती है कि वो घमंड करे। यानी जो भी वाइज है, जो भी समझदार है, वो घमंड नहीं करता, क्योंकि अल्लाह को ऑफकोर्स बिल्कुल भी घमंड तकब्बुर नहीं पसंद है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसके बारे में एक स्टोरी सुनते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी मस्जिद में लोगों के साथ बैठते थे। आपको पता है रसूल अल्लाह का तरीका किस तरह था बैठने का? वो सबके साथ नीचे ज़मीन पर बैठते थे, और वो ऐसे बैठते थे कि लोग फ़र्क नहीं कर पाते थे कि ये रसूल है, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये रसूल हैं, इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, तो क्या करते होंगे कि ये बहुत कोई शाही थ्रोन पे बैठते होंगे, इनका अलग से कोई थ्रोन होगा। लेकिन वो सबके जैसा, जैसे सब नॉर्मल बैठते वैसे ही बैठते थे। तो यानी रसूल अल्लाह में बिल्कुल भी घमंड तकब्बुर नहीं पाया जाता था। इसके बाद क्या होता है, रसूल अल्लाह ऐसे ही अपने सहाबियों के साथ बैठे हैं, सबको जो है तो वो सुना रहे हैं कि भाई जो है तो हमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस तरह से वो खुतबा दे रहे हैं, लोगों को हदीसें बयान कर रहे हैं। तो क्या होता है, लास्ट में एक आदमी है, वो बहुत ही रिच, बहुत ही रॉयल फैमिली का आदमी होता है, वो बैठ के रसूल अल्लाह को सुन रहा होता है। तभी क्या होता है, एक बहुत ही गरीब फ़कीर किस्म का शख्स दाखिल होता है। ठीक है, और वो गरीब शख्स आता है और आके इस अमीर आदमी के बाजू में बैठ जाता है। उसके कपड़े भी मैले होते हैं, फटे होते हैं। तो ये अमीर आदमी क्या करता है पता है, ये अमीर आदमी जो है तो ये थोड़ा सा अपना कपड़ा समेट लेता है। यानी उसका जो कपड़ा, ऐसे कभी नहीं हम बैठ जाते हैं तो इधर पड़ जाता है हमारा कपड़ा, तो ये अपना कपड़ा समेट लेता है। तो ये गरीब आदमी, इसके साथ सब इसी तरह बिहेव करते हैं, तो इसको इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है। लेकिन रसूल अल्लाह ये चीज़ देख लेते हैं और उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। जब वो ये देखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि तुमने इसके आने के बाद अपना कपड़ा इस तरह से क्यों हटाया? तो ये जो आदमी होता है, इसने मतलब सोचा नहीं होता है कि रसूल अल्लाह मुझे देख लेंगे, तो इसको सडनली एहसास होता है, अरे हाँ मैंने क्या किया ये। तो रसूल अल्लाह उसको सवाल करते हैं, क्या तुम्हें ये डर है कि तुम्हें इसकी गरीबी लग जाएगी? तो कहता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं था, बस मैंने यूं ही हटाया। तो रसूल अल्लाह फिर उससे दूसरा सवाल करते हैं, क्या तुम्हें ये डर है कि इसके मैले कपड़ों से तुम्हारे कपड़े मैले हो जाएंगे? तो उसने कहा नहीं रसूल अल्लाह, मैं दिल से शर्मिंदा हूँ मेरी इस हरकत पे, और मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी आधी दौलत इस गरीब शख्स को देना चाहता हूँ कि ये गरीब शख्स मेरी आधी दौलत ले ले और मुझे माफ़ कर दे अगर मैंने इसकी दिल आज़ारी की है तो फिर जो है तो रसूल अल्लाह उस गरीब शख्स से पूछते हैं कि
कि क्या आपको इसकी आधी दौलत चाहिए है, माफ़ करेंगे इसके बदले? तो वो गरीब शख्स खड़ा होता है, कहता है या रसूल अल्लाह मैं इसे यूं ही माफ़ कर दूंगा, लेकिन मुझे इसकी आधी दौलत नहीं चाहिए। तो सब हैरान रह जाते हैं कि वो अमीर शख्स अपनी दौलत देने के लिए तैयार है और ये जो है ये अपनी दौलत लेने से इनकार कर रहा है। ऐसा कौन होता है, राइट? अगर हमें कोई अपनी दौलत ऑफर करे हम क्या करें? हाँ हाँ प्लीज़ जल्दी लाओ, हम बहुत जल्दी में आ जाएं, जल्दी दो, अभी नाम पे करो। और ये शख्स है, गरीब है, परेशान भी होगा वो, लेकिन वो कहता है नहीं। तो लोग हैरान हो जाते हैं, फिर रसूल अल्लाह से सवाल करते हैं कि क्यों तुम इसकी आधी दौलत नहीं चाहते हो? आप उसका जवाब सुनिए। वो कहता है कि मुझे डर है कि अगर मुझे इसकी आधी दौलत मिल जाएगी तो क्या होगा, जो इसके अंदर गुरूर, घमंड पाया जाता है वो मेरे अंदर आ जाएगा। यानी जब मुझे पैसा मिल जाएगा तो मैं भी इसकी तरह बिहेव करने लगूंगा, इसीलिए मुझे इसकी आधी दौलत नहीं चाहिए। कितनी बड़ी बात है अपने आप में, राइट? और फिर उसकी इस बात को सब लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं, तारीफ़ करते हैं कि माय गॉड ये बंदा कितना ज़्यादा कि इसको दौलत का भी इनकार कर दे रहा है कि मेरे अंदर ये चीज़ ना आए। क्योंकि जो गुरूर और घमंड जो चीज़ होती है आपको पता है, तो वो जो है तो हम लोगों को अक्ल कम कर देती है हमारी। वो हमारे साथ और क्या नुकसान पहुंचाती है, हमारे दोस्त ज़्यादा नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत गुरूर पाया जाता है, वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो बहुत ही घमंडी इंसान है। ये नुकसान होता है। अल्लाह को नहीं पसंद, क्योंकि किब्र जो है, तकब्बर जो है, वो अल्लाह की चादर है। अल्लाह को नहीं पसंद कि कोई गुरूर और घमंड करे। अब हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हमें गुरूर और घमंड अगर आता है तो इमामों ने हमें बताया, हदीसों में हमें पता चला है कि जब हम गुरूर या घमंड करते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर थोड़ा सा गुरूर आ गया है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? आसान सी चीज़, अपने काम हमें खुद करने चाहिए। अपना बर्तन हमने खाया तो हम खुद उठा के लेके जाएं, पानी पिया, चाय पी, बुक्स हैं, बैग्स हैं, ये सब हमें खुद उठाना चाहिए। तो जब हम ये अपने काम खुद करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर गुरूर और घमंड नहीं आता है। और फिर क्या करना चाहिए हमें? नेक्स्ट, नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो अक्सर क्या होता है, हमारे अंदर अगर गुरूर और घमंड आता है तो जब हम अपना सर सजदे में रखते हैं तो हमारा गुरूर और घमंड दूर हो जाता है और हमारे अंदर फिर वो नहीं पाया जाता है, राइट? तो ये दो चीज़ें हैं। अगर आपको इन चीज़ों को अपने लाइफ में अगर अप्लाई करना है, तो आपको अगर लगे कभी ज़िंदगी में कि हमारे अंदर गुरूर घमंड आ गए, तो आप इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। फिर इसके बाद क्या होगा, आपके अंदर गुरूर और घमंड नहीं पाया जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे कि देखेंगे कितना आप लोग मुझे अटेंशन से सुन रहे थे। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब वो गरीब शख्स आता है तो ये अमीर शख्स क्या करता है? कौन बताएगा? जी हुदा, आप बताइए। कपड़े समेट लेता है। कपड़े समेट लेता है, वो थोड़े से अपने कपड़े हटा लेता है। वो ऐसा क्यों करता है, कोई बताएगा? जी, क्योंकि उसके अंदर एरोगेंस, तकब्बुर, घमंड, उसके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस पाया जाता है। उसको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि मेरे अंदर एरोगेंस है। वो खुद अपने इस काम पर बाद में शर्मिंदा होता है। रसूल अल्लाह क्या कहते हैं फिर उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया? आप बताएंगी? मर्जी, आप ट्राई करेंगी? नहीं? जी रज़ा बताइए। वो उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे ये डर था कि उसकी गरीबी लग जाएगी, या उससे ये डर था कि उसके कपड़े जो है तो इसके गंदे कपड़ों से इसके कपड़े मैले हो जाएंगे? ऐसा कुछ था नहीं, राइट? फिर अब बताइए आप लोग क्या मॉरल्स निकालते हैं इससे? आपके मॉरल्स बताइए। रज़ा, आई गिव यू चांस इन द लास्ट। कोई और बताए आपको क्या मॉरल मिलता है स्टोरी से? जी कियान, माइक दीजिए। अब तुमको घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोगों को घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और कोई बताएगा मॉरल? जी रज़ा, आप बोलिए, कुछ और है आपके पास? हम लोग को कोई एरोगेंस नहीं रखना चाहिए, और अगर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग के अंदर एरोगेंस है तो हम लोग को नमाज पढ़नी चाहिए और अपने काम खुद करने चाहिए। ओके, और बताइए, और कोई मॉरल? अच्छी बातें सीखना। अच्छी बातें तो हमें सीखना ही है। यानी हमें क्या करना है कि अगर कोई गरीब है तो हमें उसको इस बात का एहसास नहीं दिलाना है कि तुम गरीब हो। हर जगह ऐसे होता है कि हमारे आसपास में भी कई बच्चे ऐसे पाए जाते हैं जो बहुत ही वेल ऑफ होते हैं, रिच फैमिली से होते हैं। फिर कई हमारे आसपास ऐसे फ्रेंड्स में, रिश्तेदार में पाए जाते हैं जो थोड़े से
गरीब होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे जो अमीर फ्रेंड्स हैं हम उनके पास जाएं, उनसे अच्छे से मिले, लेकिन जो गरीब फ्रेंड्स हैं हम उनसे बात नहीं करें, उनको थोड़ा सा हम एटीट्यूड दें? नहीं। तो उससे क्या होता है, पहले ही उनको एहसास होता है कि हम इतने वेल ऑफ नहीं हैं, लेकिन फिर क्या होता है, उनका जो दिल होता है ना वो गमज़दा होता है। जी रज़ा, आप कुछ बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग मतलब ऐसे कोई भी ऐसे गरीब बाजू बढ़ता है तो करके बाजू खिसक जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा दिमाग इतना ज़्यादा भी ख़राब होता है कि अगर कोई आ जाता है तो वो एकदम लिटरली मुंह बनाते हैं उसको देख के कि ये यहाँ कहाँ से आ गया, वो मुझे इससे बात नहीं करनी। लिटरली ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हमें उन लोगों में से नहीं होना है। हमें क्या करना है कि अगर कोई ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी गुर्बत पाई जाती है, थोड़ी उनसे ज़्यादा अच्छे से मिलना है। उनको इस बात का एहसास नहीं होने देना है कि ये गरीब है, उनको और अच्छे से मिलना है। और अरे मेरा भाई कैसा है, अरे मेरी बहन कैसी हो, सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे से मिलना है और उनको इंक्लूडेड फील कराना है, यानी यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये मॉरल आप लोग को समझ में आया? अच्छा लगा? सो नेक्स्ट टाइम से आप लोग ऐसा करेंगे प्रैक्टिस कि गुरूर घमंड आप लोगों को ना आए। ओके किड्स, ठीक है। तो आप लोग, आई होप ये स्टोरी आप लोग को पसंद आई है। और अब हम लोग देखेंगे कि निशित गजाला हमारे अगले सेगमेंट डिड यू नो में क्या लेकर आई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे घर बैठे बच्चे और स्टूडियो में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों का हम इस्तकबाल करते हैं अपने सेगमेंट डिड यू नो में। तो चलिए इस सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप लोग? आई बिलीव सिस्टर फातिमा ने जो प्रीवियस सेगमेंट में आपको स्टोरी बताई है, आपको इंटरेस्टिंग लगी वो? ओके सर, नाउ जो मैं आपसे क्विज में पूछने वाली क्वेश्चंस ये भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेंगे। लेट्स पार्टिसिपेट। ओके, लेट मी डिवाइड यू ऑल इन टीम गर्ल्स एंड टीम बॉयज। यस। ओके सर, नाउ फर्स्ट इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड में फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, जनाब हाबिल के कत्ल के बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम के वसी कौन से नबी थे? ओके रज़ा बताइए। जनाब शीश। जनाब शीश अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। ओके नाउ गर्ल्स, आप मुझे बताओ कुरान मजीद में किस सूरा में परवरदिगार ने फरमाया है कि मेरी कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे, या एहसास कराया है कि परवरदिगार ने जो हमें नेमतें दी हैं वो बेतहाशा हैं, बहुत सारी हैं। बेसिकली परवरदिगार ने हमें याद दिलाया है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। वो कौन सी सूरा है? गर्ल्स आप बताइए। सूरे रहमान। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ टीम बॉयज़ आप मुझे बताओ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेट्स डिवाइड इनटू टू। आसमान से नाजिल होने वाली किताबें 4 हैं, उसके 2 नाम आप बताइए और गर्ल्स 2 नाम आप बताइए। आई विल ऑल 4। ओके प्लीज ट्राई। कुरान, तौरात, इंजील, ज़बूर। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। गर्ल्स कौन सी हैं? कैन एनीवन रिपीट? कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील। वेरी गुड। कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये आसमान से नाजिल होने वाली 4 बुक्स हैं हमारे लिए। नाउ दिस इज़ अ टाइटल आई एम गिविंग यू। आप मुझे बताना वो कौन से नबी के हैं, ठीक है? कुरान मजीद में ये अलकाब, ये टाइटल कौन से नबी के लिए इस्तेमाल हुए? किड्स आई नो आप लोग बहुत यंग हो, तो मैं एक काम करती हूँ, आप लोग जो क्वेश्चंस दे रही हूँ ना, आप लोग जिसको भी आएगा, टीम बॉयज़ और टीम ए, आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, कुरान मजीद की रोशनी में ये टाइटल कौन से नबी के लिए हैं? एंड द टाइटल्स आर ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर। अली साहब बहुत खामोश हैं जी, आपको कुछ कहना, बोलिए। रसूल खुदा। क्या कहा आपने? ज़ोर से बोलिए। रसूल खुदा। वेरी गुड, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये टाइटल कुरान शरीफ में मौजूद है, ठीक है? ओके नाउ दिस इज़ अ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड टीम। आप मुझे बताओ, खाने काबा, अभी हम हज पे जाते हैं ना, तो खाने काबा हमको पता है कि हम खाने काबा पे जाते हैं, ठीक है? खाने काबा जो है वो किन 2 नबियों ने बनाया है? कियान जी बताइए। प्रॉफिट ईसा। प्रॉफिट ईसा? नहीं, प्रॉफिट ईसा नहीं, दैट्स इनकरेक्ट। लेट्स गिव दिस चांस टू योर फ्रेंड। जी रज़ा आप बताइए। जनाब नूह अलैहिस्सलाम। नो। गर्ल्स यू ऑल वांट टू ट्राई? ओके लेट मी गिव यू दिस आंसर।
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन्होंने खाने काबा बनाया है, तामीर किया है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर्स. Now we'll move to GK, question and answers, okay? So now, again I'll give you a title. You'll have to define me. Is it a positive word or a negative word? Which team would like to go first? Okay, girls, okay, you all give me. I'm giving you a word, optimistic. Is it a negative word or a positive word? जी मर्जी आप बताइए. पॉजिटिव. वेरी गुड, पॉजिटिव. अच्छा रज़ा, आप मुझे बताइए ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव क्यों है ये वर्ड? ऑप्टिमिस्टिक यानी बहुत अच्छा या अच्छा. ऑप्टिमिस्टिक यानी कि चेयरफुल और पॉजिटिव. ये क्वालिटी भी है कि जब इंसान डल होता है, डिप्रेस होता है, तो या स्टडी को लेकर हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं ना, तब हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि नहीं हम स्कोर करेंगे, हम फर्स्ट लाएंगे एग्जाम में, ठीक है. उसके लिए लेकिन हमको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है. ओके, नाउ आप मुझे बताओ, दिस इज अ ब्रेन टीजर, ठीक है. व्हाट हैज अ हेड एंड अ टेल बट नो बॉडी? जी रज़ा आप बताइए. स्नेक. स्नेक रॉन्ग. कॉइन. वेरी गुड, कॉइन. ओके, नाउ गर्ल्स आप मुझे बताओ, मैं आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दूंगी, ठीक है. आप मुझे उसको एक वर्ड है, वो एक एनिमल का वर्ड है, वो आप मुझे बताना वो एनिमल कौन सा है. सो नाउ विच जंगल एनिमल इज हाइडिंग इनसाइड दीज लेटर्स? ओके, एंड योर लेटर्स आर L dash P dash H dash N. एलिफेंट. वेरी गुड, एलिफेंट. ओके, नाउ रज़ा दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. आप मुझे बताओ, दिस इज रिलेटेड टू ग्रामर. आप मुझे सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है. Adjective. The purpose of adjective is to describe a noun or a pronoun. It gives more information about noun or pronoun. ट्रू. Very good. It's a true. ठीक है. Now, again, this is a brain treasure and both the teams can try. People make me, save me, change me. What is it? हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में अपने. People save me, change me and make me. मनी. वेरी गुड, मनी. मनी को हम सेव भी करते हैं, चेंज भी करते हैं और अर्न भी करते हैं, है ना. ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने अपना ये क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड भी जीके का भी कंप्लीट किया, ठीक है. अच्छा लगा आप लोगों को पार्टिसिपेट करके? यस. वेरी गुड. ओके, तो व्यूअर्स हमारा ये सेगमेंट हुआ कंप्लीट. बढ़ते हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सलामुन किड्स. वालेकुम अस्सलाम. हम आप सबका और घर बैठे हमारा शो देखने वाले प्यारे बच्चों का इस्तकबाल करते हैं हमारे सेगमेंट अमेजिंग फैक्ट्स में. आज अमेजिंग फैक्ट्स के सेगमेंट में हम बात करेंगे इनसाइड द ह्यूमन बॉडी के बारे में और जानेंगे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में. और आज भी हम एक ऐसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन ब्रेन. अब मैं आप सबको ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताऊं उससे पहले आप मुझे बताइए कि आप क्या जानते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में. रज़ा आप जानते हैं, बताइए रज़ा. ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से पूरी बॉडी हमारी काम करती है. परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, यस, वेरी गुड रज़ा, आई एम प्राउड ऑफ यू. कियान आप बताइए, आप क्या जानते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में? नथिंग. ओके, सो अब जिसने मुझे आंसर दिया कि वो कुछ नहीं जानता है उसे बहुत ध्यान से आज का ये अमेजिंग फैक्ट का कॉन्सेप्ट सुनना है, ओके क्योंकि शो के एंड में मैं आपसे पूछूंगी इसके बारे में क्वेश्चंस, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज़ ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है. इंटरनल इसलिए क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देता. और कुछ ऑर्गन्स क्या है, इंटरनल है, और कुछ ऑर्गन्स क्या है, एक्सटर्नल. एक्सटर्नल ऑर्गन्स के एग्जांपल्स है हैंड, लेग्स, आईज, नोज, ये सब क्या एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, हमको दिख रहे हैं. बट ब्रेन हमको दिखाई देता है नहीं, वो हमारी बॉडी के अंदर है, हमें दिखाई नहीं देता है बट इट इज़ देयर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि रज़ा ने कहा था, इट इज़ लाइक द पावर हाउस. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ ऑर्गन.
आपको पता है रजा? टेल मी व्हाट इज ऑर्गन? Organ means a body part or Yes. a sense, like यस, सेंस ऑर्गन में आपने मोस्टली इसका नाम सुना है. तो यस, ऑर्गन इज अ बॉडी पार्ट, बट ऑर्गन इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक जॉब्स इन आवर बॉडी. ओके, वो क्या है? एक स्पेशल ग्रुप है टिश्यूज का जो हमारी बॉडी के स्पेसिफिक कामों को अंजाम देता है. इसीलिए हार्ट भी हमारा एक ऑर्गन है ना? हार्ट जो है, ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, वो भी एक ऑर्गन है. आईबॉल एक ऑर्गन है, वो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू है. ओके, किडनी हमारा एक ऑर्गन है. वैसे ही ब्रेन भी हमारी बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है. ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. जो भी काम हमारी बॉडी में होता है वो ब्रेन के थ्रू ही होता है. अगर ब्रेन हमारी बॉडी को सिग्नल नहीं दे तो वो कोई भी काम को अंजाम नहीं दे सकती. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग सब बैठे हैं, अगर आपको खड़े होना है तो कौन ये सिग्नल देगा? ब्रेन. ब्रेन आपके पैरों को सिग्नल देगा और तब जाके आप खड़े हो पाएंगे. या फिर आपके हाथ में ये माइक है, अगर आपको ये माइक आपके नेबर को या आपके बाजू में जो बैठी लड़की है उसको पास करना है तो क्या करेंगे आप ऐसे ही नहीं पास कर पाएंगे. जब तक आपका ब्रेन ये सिग्नल नहीं देगा आप आगे ये माइक पास भी नहीं कर पाएंगे. सो इसीलिए ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. अब ब्रेन ये जो काम है ये कैसे अंजाम देता है? सिर्फ ब्रेन क्या ऐसे बोलता है हाथ को और हो जाता है? नहीं, इसके लिए पूरा एक सिस्टम है जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम. ओके, ब्रेन नर्वस सिस्टम की हेल्प लेता है इन कामों को अंजाम देने के लिए. अभी सबसे पहले आपने देखा है कि ब्रेन टॉप लेवल पे है, फिर उससे कनेक्ट करते हुए आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड. सो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स की हेल्प के थ्रू सिग्नल्स पास करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, और फिर वो ऑर्गन ब्रेन से जो कमांड आता है उसके हिसाब से आगे काम करते हैं. और ये उल्टा भी होता है. जैसे कि सपोजिंगली क्या हुआ कि आप लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते आप गिर गए और आपको पैर में लग गया, तो क्या होता है? सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन को, पेन, ओ इट्स हर्टिंग. ये जो नर्व्स है वो नर्व्स वापस ब्रेन को सिग्नल देती है और ये सिग्नल के थ्रू ब्रेन को पता चलता है कि ओके आप हर्ट हो गए हो. तो फिर वो रिस्पॉन्स उसके कमांड को वापस आगे पास करता है दूसरे पार्ट्स को. और जैसे कि आपका माउथ यानी क्राई करने लगते हैं आप, या अपनी मम्मी को आवाज़ देते हैं, ओके, या फिर बैठ जाते हैं, तो ये सब सिग्नल फिर ब्रेन उस जो चीज़ हुई है कि आपको पेन हुआ उसके रिस्पॉन्स में वापस नर्व्स को इन्फॉर्मेशन देता है. ओके, सो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलाकर बनते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और जो आगे नर्व्स, मैंने आपको कहा कि ब्रेन इंफॉर्मेशन आगे नर्व्स को देता है, तो वो मिला के बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. याद रहेगा आप लोग को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के क्या बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और बाकी जो नर्व्स है वो वाले सिस्टम को क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और ब्रेन जो आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, सिग्नल्स पहुंचाने का काम करता है, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम. यानी ब्रेन किसकी हेल्प लेता है ये सारी चीज़ें करने में? नर्वस सिस्टम की. ओके, आज के लिए बस इतना ही. अब हम देखते हैं कि किसने किसने मेरी बात को ध्यान से सुना. मर्जिया, आप बताइए, व्हाट इज ब्रेन? a brain is a internal ऑर्गन. यस, organ. वेरी नाइस. ब्रेन इज आर इंटरनल ऑर्गन. अब हुदा आप बताइए कि ब्रेन किसकी हेल्प लेता है आगे इंफॉर्मेशन पास करने में? Spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड. यस, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. रजा, नाउ यू टेल मी, ब्रेन सेंड सिग्नल टू द नर्व्स विच आर द पार्ट ऑफ व्हाट डैश. कौन से नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो? मैंने एक वर्ड कहा था जो पी से स्टार्ट होता है. Peripheral nervous system. वेरी गुड. अब कियान, आप मुझे कोई भी 2 इंटरनल ऑर्गन के नाम बताइए. इंटरनल ऑर्गन. Brain और heart. वेरी गुड, ब्रेन और हार्ट. तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि जो आज आपने हमारे शो से सीखा है आप उसे याद रखेंगे और भी नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे. इसी के साथ टीम जस्ट फॉर किड्स को दीजिए इजाज़त. हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ. तब तक के लिए आप देखते रहिए चैनल विन. खुदा हाफिज़.